गाइस वन मोर वीडियो चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मास बॉडी चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का। सो लेट्स बिगिन। कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले इंट्रोडक्शन फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स क्या है क्या नहीं, क्वांटिटी के बारे में पता किया था। तो हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिजिक्स क्या है। यहाँ पे दिया है फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। Physics is a quantitative science where we measure various physical quantity during experiment। आप यहाँ देख भी सकते हैं इस जगह पे, Physics is a quantitative science where we measure various physical quantity during experiment in a day-to-day life। We need to measure a quantity number of quantity। मैं बोला था जैसे कि हमें क्वांटिटी के कुछ मेजर्स भी करने पड़ेंगे। तो क्वांटिटीज के कुछ दो टाइप्स होते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आपको याद होगा होंगे। अब नेक्स्ट है हम उसके बाद हमने किया था सिस्टम ऑफ यूनिट के CGS, MKS, FPS। उसके बाद हमारा एक सिस्टम इंटरनेशनल जो मेन था, क्योंकि ये तीनों जगह पे अलग अलग टाइप, क्योंकि कहीं एक कंट्री में CGS चल रहा था, एक कंट्री में MKS चल रहा था एक कंट्री में, और एक कंट्री में FPS चल रहा था। इससे हमारे प्रॉब्लम हो रहे थे। तो जैसे बोल रहे थे कि दूसरे कंट्री में ये रहता है CGS, MKS, FPS ऐसा यूनिट, तो दूसरे कंट्री में CGS रहेगा कहीं, और जैसे कि अमेरिका में CGS है तो इंडिया में MKS है। अमेरिका वाला जब MKS में आएगा तो वहाँ पे उसको CGS के बारे में पता है, तो MKS के बारे में उसको कर नहीं पाएगा। इसके लिए तो फर्स्ट 3 सिस्टम थे वो एक्चुअली रिसेंटली हो रहे थे 1971 में 14 इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस में वेट और मेजर के हिसाब से इसे नया एक सिस्टम ऑफ यूनिट जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं वो लागू हुआ, जिसका नाम है SI यूनिट। आपको पता हो गया। यूनिट्स पढ़े थे, जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे, फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद डिराइव यूनिट पढ़े फंडामेंटल क्वांटिटी में, जैसे कि हम पढ़ के रखे थे द यूनिट यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी देयर यूनिट्स एंड सिंबल आर शोन इन। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है जो दूसरे पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आप पढ़ सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर द मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल। और उसके सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, यानी कि 7 टाइप्स है। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे कि है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है पहला लेंथ है, फिर दूसरा मास है, फिर तीसरा टाइम है, फिर चौथा टेम्परेचर है, फिर उसका करंट है, फिर लुमिनस इंटेंसिटी है, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, फिर उसका मॉल है। यहाँ पे उसके सिंबल्स दिए हैं, वहाँ पे उसके यूनिट्स दिए हैं। मैंने सामने सभी ये सब किए थे। यूनिट के बारे में पता किया, जो ऐसे क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड हो, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटिटी पे डिपेंड हो सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी को पता करने के लिए हमें यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का पता करना होगा और यूनिट ऑफ टाइम का, यानी कि क्योंकि उसके फॉर्मूलास ही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी इज इक्वल टू, तभी उसका क्वांटिटी निकल जाएगा। सप्लीमेंट्री यूनिट के पहले पढ़े थे प्लेन एंगल्स के, उसका सॉलिड एंगल पता किए थे सबस्टेंट के। उसके बाद हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें से कुछ MCQs आ सकते हैं। टेबल को थोड़ा रिवाइज कर लेना, MCQ आने के चांसेस हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं कहाँ से कोई स्कूल वाले पूछ ले। आप तो नीट के लिए, नेट और JEE के लिए प्रिपेयर करने वाले, और फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था पैरेलैक्स मेथड, जैसे कि हमें पैरेलैक्स मेथड कहाँ यूज़ होता है, लार्ज डिस्टेंस पता करने के लिए। मैंने एग्जांपल आपको बताया था, जैसे कि पैरेलैक्स में कि लास्ट डिस्टेंस पता करना है। तो आप जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में दे रहा हूँ कि एक पेंसिल सामने रखी है, उसके बाद उसको राइट आई बंद करके उसको देखिए, फिर लेफ्ट आई देखिए, तो उसको आगे पीछे वो होता है, इसे हम कहते हैं पैरेलैक्स। इसे हम डू स्टार ऐसे डिस्टेंस पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं, दूसरे प्लैनेट से दूसरे डिस्टेंस टू स्टार, इसको भी वही है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसको जरूर ट्राई करिए, आप लोग को आएगा, इजीली पड़ेगा। तब
अब मैंने ये था फर्स्ट लाइट ईयर। तो चलो हम आगे का स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ पुराने फॉर्मूलाज के बारे में बात किया था, जैसे कि डेंसिटी, एक्सेलरेशन, मूवमेंट, फोर्स। फोर्स के पता किया था डेंसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी। उसका हमने पता किया था उनके पॉइंट्स, उसके सिंबल्स के बारे में। पर हम यहाँ थे चेक द करेक्टनेस ऑफ केमिकल करेक्ट फिजिकल इक्वेशन। इसके हमने इसके एनालिसिस के बारे में बताया, यूजेस के पता किया। तो मैंने बताया था कि आपको ये इस जो प्रोसेस है जो फिजिकल को इक्वेशन करेक्टनेस चेक करता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल होमोजेनिटी। यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट एक्सरसाइज v इक्वल टू u प्लस 80 दिया है। फिर उसको यहाँ पे v को हमने LHS में लिया, उसका LHS इक्वल टू RHS का हमने फिर किया। फिर RHS में हम सॉल्व किया, RHS में भी u का हम LT-1, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो u भी रहेगा, क्योंकि वो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी और u है इनिशियल, और दोनों का तो दोनों यानी कि स्पीड में ही है, यानी कि उसका भी दोनों का LT-1 आएगा। और AT का हम फॉर्मूला है a एक्सेलरेशन का हम जानते ही हैं मीटर पर सेकंड, यानी कि LT-2 और t का टाइम यानी कि LT-1, यानी कि सेम आ गया LHS इक्वल टू RHS। हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी, ये भी हमने पढ़ा था। ऑस्किलेशन के बारे में बताया था कि जब कोई चीज मूव करती है, जब ऑस्किलेट होती है कोई चीज, जैसे कि यहाँ से पेंडुलम ऑस्किलेट हो रहा है यहाँ से यहाँ ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं जो ऑस्किलेटर है उसको हम कहते हैं ऑस्किलेशन, जो मूव कर रहा है। आपको दिखाया एग्जांपल में, यहाँ पे लिखा भी है टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें रिलेशन दिखाने हैं, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल कुछ दिया है। द पीरियड टी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो हमें डिराइव इक्वेशन करना है TLG से। तो सपोज हम लेते हैं t इज प्रोपोर्शनली l लेंथ a एंड t इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू GB। तो हम एक में ले लेते हैं, देयरफॉर t इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू LA/GB, यानी कि t जब प्रोपोर्शनल होता है तो वो बाद में t इक्वल टू k कांस्टेंट होता है ड्यू टू प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि LA और GB लेंगे हम। उसके बाद हमने सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने सॉल्व किया, t की जगह पे हमने वैल्यू ले लिया अपना, तो m0 L0 T1 आया। यहाँ पे हमने L का ले लिया L1 A, यहाँ पे ग्रेविटेशन यानी कि एक्सेलरेशन रहता है तो LT-2। उसका हमने दोनों बोथ साइड कंपेयर किया, और बोथ साइड कंपेयर करने पे मिला हमें a प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने फिर यानी क्या किया, माइनस a टू माइनस b पहले से दिया था, तो यानी कि -2 इक्वल टू 1, यानी कि b इक्वल टू -1/2। तो हम माइनस a इक्वल टू माइनस b है, तो हमने सॉल्व किया। यहाँ पे a इक्वल टू माइनस b है, तो यानी कि हम जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे जो माइनस यानी कि -1/2 है दिया है, 2 दिया है, तो यानी कि जब हम उसको उसके जगह पे पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है a इक्वल टू 1/2। तो हम यहाँ पे पुट किए, तो हमारा सबसे पहले आंसर आएगा t इक्वल टू k लेंथ 1/2 g -1/2। तो -2 यानी कि स्क्वायर में अपना हो गया रूट, यानी कि निकल गया उसका। तो t इक्वल टू k इन रूट L/g। द वैल्यू ऑफ k इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड इज फाउंड टू बी। तो हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ऑफ k का आता है 2π आता है, आप सबको पता ही होगा। तो t इक्वल टू 2π इन रूट L/g हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। हमने कन्वर्सन ऑफ बिटवीन ये भी पढ़ के रखे थे हम। यहाँ पे हमें पता करना था कि CGS यूनिट और SI यूनिट में करना था।
तो यहाँ पे एग्जांपल हमें दिया था, यहाँ पे दिया है हमें 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होता है। तो हम यहाँ पे सपोज हमने कर लिया 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग किया। उसके बाद हमने डायमेंशन वर्क में 1 जूल का ले लिया, चाहे 1 जूल लो चाहे अर्ग लो, एक ही मतलब है, तो क्योंकि उनके डायमेंशन सेम आने वाले हैं, आपको पता ही हो गया। तो हम डायमेंशन लेने के बाद हमने उन्हें कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद आया आंसर, कंपेयर करने पे उसके अपॉन कर दिया x इक्वल टू, कंपेयर किए। और सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में फ़र्क है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड के हिसाब से, और उसमें एल एम टी के ऊपर किलोग्राम मीटर सेकेंड के हिसाब से। इसको वजह से हमने उसको पुट किया, किलोग्राम को हमने 1000 में किया तो 10 क्यूब आएगा, इधर सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर से किया, मीटर से 100 में किया, तो हमारा जूल का आंसर आया 10:7। देख सकते हैं आप सामने। उसका डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बताया, पुराने फॉर्मूलाज के बारे में पता करना होगा आपको। कुछ इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि आप जैसे दिया है एक्सेलरेशन का पता, हमें यूनिट पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप सिंबल बराबर डालिए, स्पेलिंग्स बराबर लिखिए। यहाँ पे कुछ दिए हैं और बाद हमें कुछ पता करने हैं एरर्स। नेक्स्ट हम एरर पढ़ेंगे। एरर में 2 टाइप्स के एरर होते हैं, जैसे कि एरर है एक सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टमेटिक एरर में भी 3 टाइप्स हैं। एरर क्या है, जब कोई भी हम एक्सपेरिमेंट या कुछ ऑब्जर्वेशन या कुछ करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो एरर रहता ही है। कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई एरर निकले लेना, पर हम उसको एरर को मिनिमाइज करते हैं। तो हम उसी एरर के बारे में इस बार पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा है एरर इन मेजरमेंट, फॉल्टी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन लीड टू एरर्स। द एरर आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। एक दिया सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर that are not determined by chance but are introduced by inaccuracy। तो यहाँ पे कई सारे एरर हो सकते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट एरर यहाँ पे पहले दिया है। इंस्ट्रूमेंट एरर में जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वहाँ पे हमने 0.5 पता किया पर उसमें इंस्ट्रूमेंट पे गलत आंसर आ रहा है, इसके लिए हमारा एरर हो गया। 0.5 के जगह पे आंसर आ गया 0.6, ये एरर हो गया। एक हो सकता है एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, हमारी टेक्निक के ऊपर है, हमारे जैसे डिफेक्ट होता है कि हम कैसे उसको कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट को, उस टेक्निक को ऊपर है। या पर्सनल में हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन, या जब ऑब्जर्वेशन कोई बराबर नहीं है, केयरलेस से वो नहीं कर पाएगा तो पूरा एरर होना ही है। आप सिस्टमेटिक एरर में पता चल गया। रैंडम एरर की इधर उधर के एरर होते हैं, जो रैंडम एरर होता है वो सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज करता है। रैंडम एरर सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज करता है। यहाँ पढ़ सकते हैं दीज आर द एरर विच आर इंट्रोड्यूस इवन आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर टू मिनिमाइज सिस्टमेटिक एरर। अब हम रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज करें। दीज एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली बट वी कैन मिनिमाइज देम बाय रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड देन टेकिंग द मीन। हाँ, तो इन एरर को हम कैसे कर सकते हैं, मीन से कर सकते हैं इन एरर को मिनिमाइज। तो इसके आगे हम पढ़ने वाले आप जो अभी पढ़ने वाले हैं आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, इसको ज़रा से स्किप मत करना, क्योंकि ये एग्जाम पर आ सकता है 6 मार्क्स के ऊपर में। तो एड में हम पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल, जैसे कि हम रीडिंग बार बार निकालें। सपोज हम लेते हैं A1 A2 A3 A4 ऐसे n तक ले रहे हैं, हमें पता करना है एरर क्या है। तो ए मीन निकाले, ए मीन तो हमारा होगा तो n आएगा अपना। आप मीन निकालेंगे तो आपको मीन का फॉर्मूला पता ही है, नंबर ऑफ स्कोर अपन टोटल नंबर ऑफ। तो हमें n हमें पता नहीं, ए n है, यानी कि हमें n डालेंगे नीचे, a प्लस A1 प्लस A2 A प्लस A3 डॉटेड प्लस n। तो जिससे हम करेंगे हम यहाँ पे ए मीन कैसे किए, ए मीन इज इक्वल टू 1/n, यानी कि 1 से n तक है, और इसको डाले हम, यानी कि इससे यहाँ पे कि i इज इक्वल टू AI, यानी कि i से A1 आता है, A1 से A प्लस आता है,
और उसके डालते हैं, यानी कि इससे हमें प्लस का मालूम पड़ता है कि A1 है, A1 से A2 है, A2 से A3 है, AN तक है टोटल, यहाँ से यहाँ तक है, A1 से AN तक है। नेक्स्ट इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर पता करने के लिए। नेक्स्ट है हम एब्सोल्यूट के, तो हमें यहाँ पे दिया आगे कि हम एब्सोल्यूट एरर के बाद हमें मीन एरर को दिया है। ये सब ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है आप सॉल्व। एब्सोल्यूट एरर को हम करेंगे डेल्टा ए से, हम करते हैं यहाँ पे डेल्टा ए को हम कैसे करेंगे, ए यानी कि यहाँ पे जो एरर को हम प्लस करना है, प्लस में आना चाहिए सब आंसर, तो यहाँ पे हम डालते हैं साइड में, आप लाइन जानते हो इसके अंदर, यानी कि प्लस ही आंसर आएगा। ए मीन माइनस A1 डेल्टा एब्सोल्यूट निकला, ए अंतर टोटल होगा, तो यानी कि यहाँ पे भी एब्सोल्यूट मीन एरर हमें पता चला कि कैसे करना है। उसका रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर पहले एब्सोल्यूट मीन एरर निकाल लिया, रिलेटिव निकालना है। रिलेटिव एरर क्या है, डेल्टा ए मीन अपॉन डेल्टा ए मीन, उसके बाद डेल्टा ए मीन के बाद है रिलेटिव एरर में पता चला कि वहाँ पे सिर्फ अपॉन हमें अपॉन करना है, डेल्टा ए मीन से अपॉन ए मीन। उसके बाद हमने पता करना है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में आपको दिया है यहाँ पे डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन और इंटू 100 का दिया, परसेंटेज हमारा एरर निकल गया, परसेंटेज एरर। सम डिफरेंस ये आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।